कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज कंप्लीट। इसके आगे देखा जाए। आगे बढ़ जा। आगे की बात है हाउ एक्सटर्नैलिटीज कॉज मार्केट फेलियर। ज़्यादातर डिस्कस पीछे ही हो चुका है। एक्सटर्नैलिटीज की वजह से मार्केट फेलियर क्यों होता है। एक्सटर्नैलिटीज क्या क्या है वो तो देख ही लिए। मार्केट फेलियर के कारण देखते हैं जरा। एक्सटर्नैलिटीज के जरिए मार्केट फेलियर होता है। क्यों होता है इसका कारण ढूंढने निकलेंगे तो दो वर्ड का मतलब हमें समझना होगा पहले। एक है जिसे हम कहेंगे प्राइवेट कॉस्ट और जो दूसरा इसमें वर्ड आएगा सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट मतलब गुड्स, तो एक प्राइवेट यूनिट है वो जो गुड्स बना रहा है, तो जो कॉस्ट लग रही है वो प्राइवेट कॉस्ट कहलाएगी। हैं, एक पेन बनाने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें लग रही होंगी वो सब कॉस्ट है, वो उसके लिए प्राइवेट कॉस्ट कहलाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय फर्म, है ना। फॉर एग्जांपल वेजेस, रॉ मटेरियल एटसेट्रा, ये सारे प्राइवेट कॉस्ट कहलाएंगे। फिर उसी के बाद जुड़ा हुआ एक वर्ड आता है सोशल कॉस्ट, जिसके बारे में नाम से शायद कुछ डिफाइन हो पा रहा हो। तो कि सोशल कॉस्ट में प्राइवेट तो कॉस्ट आ ही गई, साथ में वो कॉस्ट भी आ गई जो बाहरी तौर पे थी, यानी कि एक्सटर्नैलिटीज वाली थी। और उसमें पॉजिटिव वाला नहीं, नेगेटिव वाला, क्योंकि याद करो शुरुआत में बताया था कि नेगेटिव वाला ही तो कॉस्ट है, पॉजिटिव वाला तो बेनिफिट है। एक्सटर्नैलिटीज के टॉपिक में शुरू में बता दिया था। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज और प्राइवेट कॉस्ट दोनों को मिला दें तो जाके सोशल कॉस्ट बन जाएगी। तो क्या है सोशल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट टू द सोसाइटी ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर सोशल कॉस्ट को समझना हो थोड़ा और तो क्या कैसे कर सकते हैं इसे? सोशल कॉस्ट हो गया प्राइवेट कॉस्ट प्लस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा ये क्यों गया, ये क्यों गया?
चलो तो तुम अभी अवगत हो इन सारी बातों से, हैं, प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को एक्सटर्नल कॉस्ट बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने, तो लिख लो एक्सटर्नल कॉस्ट। ये फॉर्मूला तुम्हारे 1 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार है अब। डन। सोशल कॉस्ट से एक क्वेश्चन आने की भरपूर संभावनाएं हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है मार्केट फेलियर के लिए एक्सटर्नल या एक्सटर्नैलिटीज कैसे रिस्पॉन्सिबल है, तो लिखो द मार्केट प्राइस डिटरमाइंड without incorporating externalities are not idle। पहली बात तो ये है कि अगर हम मार्केट प्राइस डिसाइड कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी की, तो बिना एक्सटर्नल कॉस्ट को इंक्लूड करे वो जो मार्केट प्राइस तुम निकालोगे वो आइडियल नहीं है। आइडियल मतलब एक अच्छा मार्केट प्राइस नहीं माना जाएगा। सच प्राइसेस send incorrect signals to the producers and consumers and cause either overproduction or underproduction। हो गया? लाइन को अब समझा जाए, समझाऊं? मार्केट प्राइस डिटरमाइंड विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग एक्सटर्नैलिटीज आर नॉट आइडल। बिना एक्सटर्नैलिटीज को लिए मार्केट प्राइस तो सही बात नहीं है ये। सच प्राइस सेंड इनकरेक्ट सिग्नल्स टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। तो बिना एक्सटर्नैलिटीज के अगर मार्केट प्राइस डिसाइड किया जाता है तो वो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर को कोई ढंग का सिग्नल नहीं देते हैं, इंडिकेशंस ढंग के नहीं मिलते हैं। एंड कॉज आइदर ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन, और फिर वो ओवर या अंडर प्रोडक्शन के कारण बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, कई बार नहीं बहुत बार होता है कि एक्सटर्नैलिटीज़ को प्राइस में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर इंक्लूड कर दिया तो हो सकता है कि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने से कतराने लग जाएं। जैसे तुम्हें नहीं पता कि ब्रेड कैसे बनता है, तो खूब ज़बरदस्त तरीके से खाते हो रहे सुबह बटर नट, कौन सा पीनट कहते हैं, क्या नाम कहते हैं उसे, पीनट बटर, एकदम ऐसे ऐसे लपेट लपेट के, हैं, 1 इंच मोटी लेयर पीनट बटर की लगा के उसके पल्ले कट 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 खा जाते। अंडा फोड़ा, टोस्ट बनाया, टोस्ट कहते हैं ना, और उसके ऊपर ऐसे 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 लपेट के ब्रेड को लेके, अलग अलग वैरायटीज हैं, है ना ये। अच्छा,
अगर तुम्हें इस बात से अवगत कराया जाए कि उसे ब्रेड को बनाने के लिए वो जो फैक्ट्री में मजदूर हैं, बेचारे भट्टी में अपने आप को तपाते हैं, उनकी शारीरिक अवस्था सही नहीं रहती है, पसीने से लथपथ रहते हैं। हाँ, अनहाइजेनिक है वो तो प्रोडक्ट की बात है, लेकिन एक्सटर्नैलिटीज की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन को करने के लिए एम्प्लॉय का नुकसान हो रहा है ना। भट्टी में कर रहे हैं, कई बार पैर वैर फिसल गया, कुछ बात हो गई, गिर गए, भट्टी में गिर गए, जल जाते हैं, मर जाते हैं। अब तुम्हें इन सब बातों से अवगत कराया जाए, तब उस ब्रेड को खाने का मन करेगा। मन में आ रहा होगा ना कि ये क्या पता इस ब्रेड को बनाने के लिए किसी ने अपना बलिदान दे दिया हो, तो फिर उस चीज़ से पीछे भागोगे। नॉर्मली एक ब्रेड के पैकेट की कीमत 20-30 रुपए होगी, 50 रुपये मानते हैं, एकदम हाई क्वालिटी का 50 रुपये का पैकेट है। और 50 रुपये की खरीदा है तो तुम्हें 55-60 रुपये का बेच देगा दुकानदार, तुमने खरीद लिया। लेकिन उस 60 रुपये में उस जान की कीमत तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जान जोखिम में डाल के और तब बनाए जाते हैं। वही तो बात है ना, नहीं करते हैं ना, इसलिए तो नहीं करते हैं। अब मान लो करना हो, जान के कीमत 50 लाख रुपए, तो ब्रेड की कीमत 50 लाख 50 रुपये हो जाएगी। या यूं कह लो कि उस उस वक्त जिस जो ये प्राणी वो मरा है, तब 1,000 यूनिट बने, तो 50 लाख 1,000 यूनिट पे बढ़ जाएगा, अभी तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। मतलब वो चीज़ तो अलग बात है, लेकिन पता चला कि हाँ भाई इसकी वजह से, जैसे हम खा रहे हैं इसकी वजह से नुकसान हुआ है, एक्सटर्नैलिटीज आई हैं नेगेटिव वाली, तो पीछे ही भागेंगे ना फिर। ये बात। और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जो बड़े मशक जान जोखिम में डालकर तब बनाए जाते हैं, जैसे कि मैं अभी डिस्कस करने जा रहा था, जैसे कांच। हम्म। और तुमने वो स्टोरी पढ़ी होगी इंग्लिश में अपने, बैंगल्स वाला, है ना। तो उसमें बताया ही गया है कि किस तरह से होता है। और भी मार्बल्स जहाँ बनते हैं वो भी बहुत खतरनाक जॉब है, जान माल का उसमें नुकसान है। ट्रेन का देख लो, अभी एक हाल फिलहाल में एक आया था ना, देखा होगा, 2 ट्रेनों के बीच में बेचारा फंस गया। ट्रेन की टिकट पे वो एक्सटर्नैलिटी लगेगी? नहीं लगती ना, लेकिन है ना नुकसान। अब वो जो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में एकदम मस्त फैल फैल के जाते हैं, एक कोई वेटिंग वाला आ जाए तो तुरंत 139 पे कॉल करके और कंप्लेंट मार देते हैं कि ये वेटिंग वाला ऐसे बाहर निकलवाओ, हैं। उन्हें सर्विस तो मिल रही है, कोई दे भी रहा है सर्विस, लेकिन उस सर्विस के चक्कर में एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी तो हो रही है इस तरह की। अब इस वजह से एक तो ये एक है कि मन में मेंटालिटी आ जाएगी कि इसे नहीं इस्तेमाल करना है, इसे बनाने के लिए कईयों ने जान गंवा दी अपनी। तो ऐसी चीज़ें मत इस्तेमाल करें हम जिसमें जान माल का नुकसान है। पॉल्यूशन वाली जगह जैसे फैक्ट्रियाँ होती, केमिकल फैक्ट्रियाँ, बहुत नुकसानदायक होता है। माचिस है, अभी की माचिस तो फिर भी ठीक ठाक है, पहले जब अंग्रेज़ों के टाइम पे माचिस बनती थी, फैक्ट्रियाँ लगती थी, तो उसमें एम्प्लॉयज़ को माचिस की फैक्ट्री में लगाए जाते थे, और उनके जान के ऐसे हाल रहते थे कि आज मर जाए तो कल मर जाए। तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी रख दी गई है सामने, लेकिन तब नहीं था। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को, सबको, किसी को अस्थमा, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी होती ही थी। ठीक है।
हाँ, अब मशीन आ रहे हैं तो मशीनों से हो रहा है, लेकिन अब मशीनें भी तो खतरनाक खतरनाक सी हैं। एक्सटर्नैलिटीज की वजह से मार्केट फेलियर समझ में आ गया। हम्म। हम्म। तब तक जब तक कि हम इस बात पे विचार ना करें। कॉस्ट लगाई जा रही है। हम्म। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, विच इज, तीसरा कौन सा था? पब्लिक गुड्स। इसका कोई और नाम? पब्लिक गुड्स का कोई और नाम? सोशल गुड्स। पब्लिक गुड्स के ऊपर एक प्राणी हुआ करते थे अपने ज़माने में, पॉल ए सैमुअल्सन। पॉल ए सैमुअल्सन, इन्होंने एक आरामदायक किताब लिखी 1954 में। कितना हो गया? 50, 20, 70, 70 साल हो गए। हो गया ना 70 साल, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो इस किताब का नाम है द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक गुड्स के ऊपर ये किताब लिख दी इन्होंने। अच्छा खासा टाइम रहा करता था तब लोगों के पास। तब इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं हुआ करते थे, तो लोगों के पास किताब लिखने का अच्छा खासा, बहुत बढ़िया सा टाइम था। अच्छा, शौक कितना बदल गया ना। तब के लोगों को किताब लिखना पढ़ना, कहानियाँ लिखना का शौक था, और अब खुद ही कहानी बनने का शौक है। गुड्स नॉर्मली बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि दो ही टाइप के हैं। एक तो प्राइवेट गुड्स, और दूसरा पब्लिक गुड्स। तब उलझुल काम नहीं हुआ करते थे, इसलिए पुराने जमाने के लोगों ने जीरो का आविष्कार कर दिया, दशमलव का आविष्कार कर दिया, गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार कर दिया। डेसिमल? डेसिमल नहीं जानते हो? पॉइंट, दशमलव है, गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार कर दिया। तब लोगों के पास उलझुल काम नहीं हुआ करते थे। आज लोग इतना ज़्यादा बिजी हैं, कहने को तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। उनसे कहो कि सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लो, तो नहीं, हम बहुत बिजी हैं, याद नहीं हो पा रहा। बच्चे कहते हैं कि सर इतना टाइम नहीं मिल पाया हमें कि हम याद नहीं कर पाए। टाइम कहाँ, क्यों नहीं मिला?
उल काम बहुत सारे हैं उनके पास। अब आविष्कार होने ही बंद हो गए हैं। हाँ जब अब नहीं होते सर, पता नहीं क्यों, जब से हम पैदा हुए तो इस टाइम नहीं होते, देखा नहीं ना सर, ऐसे हम देखना चाहते हैं कि अब कैसे होते हैं। आविष्कार पैदा नहीं होते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ किसी साइंटिस्ट को। खैर, प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट गुड्स में क्या है और पब्लिक गुड्स। खैर प्राइवेट गुड्स तो पता है तुम्हें, प्राइवेट लोग बना रहे हैं, ये अपने मोटिव के लिए बनाते हैं ना, सोसाइटी के लिए है नहीं है वो तो बात की बात है। इनका मोटिव ये है कि ये प्रोडक्ट बनाएं और अपना फायदा करें। तो इसमें एक पॉइंट है, नो फ्री राइडर प्रॉब्लम। दूसरी बात, दीज आर एक्सक्लूडेबल। तीसरा, कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट गुड इज राइवलरुअस। राइवलरुअस, ये पूरा एक ही वर्ड है, राइवलरुअस। अगला पब्लिक गुड्स में देखें, फ्री राइडर प्रॉब्लम इज ट्रू। दूसरा, दूसरी बात, नॉन एक्सक्लूडेबल। तीसरा, नॉन राइवलरस। और इसमें और भी बात है, इंडिविजिबिलिटी। और पांचवा है, मोर वुल्नरे वुल शायद गलत स्पेलिंग गलत हो गई, वुल्नरेबल टू externalities and other issues. प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स के अपने कुछ बातचीत थी। पहला है नो फ्री राइडर प्रॉब्लम, है ना। इसका मतलब है कि गुड्स को कम दाम में बेचना है, इशू करना है, फ्री में देना है, ऐसी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं है। प्राइवेट वाला तो बना ही इसीलिए रहा है, किसी के दबाव में आके ये बनाना है ये नहीं बनाना, जो उसकी मर्जी है वो बनाएगा, ठीक है ये बात। लेकिन पब्लिक गुड्स में क्या है, फ्री राइडर प्रॉब्लम जो है वहाँ सच है,
वहाँ ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि वो अपनी मर्जी से जो मर्जी वो पब्लिक गुड्स बना ले। यहाँ वही बनेगा जो पब्लिक चाहती है। दूसरी बात, दीज आर एक्सक्लूडेबल, इनको इग्नोर मार के भी चल सकते हैं हम, है ना। अगर हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो प्राइवेट गुड्स को ध्यान ना भी दें चल जाएगा, लेकिन पब्लिक गुड्स को ध्यान ना दे तो नहीं चलेगा, इन्हें तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अच्छा, तीसरी बात, कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट गुड इज राइवलरस। प्राइवेट गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसी गुड्स का कोई और राइवल मौजूद है, कॉम्पिटिटर। पब्लिक गुड्स में ऐसा है ही नहीं, कोई राइवल नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। डन। अच्छा, पब्लिक गुड्स में और बातें हैं। इंडिविजिबिलिटी। इंडिविजिबिलिटी का मतलब है कि पब्लिक गुड्स को बांटा नहीं जाएगा, वो सबके लिए है। है ना, सबके लिए ही है। प्राइवेट गुड्स के साथ क्या होता है कि एक जो किसी ने खरीद लिया तो बचे हुए ही बाकियों के लिए। अब जैसे मान लो 1 2 3 4 5 5 गुड्स हैं, ये वाला ए ने ले लिया, खरीद लिया है, तो बाकियों को अगर देना है तो यही तो देंगे। अब 4 इन्हीं को बांटा जाएगा। बात क्लियर हुई। लेकिन पब्लिक गुड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ इंडिविजिबल है, बंटवारा नहीं होगा। यहाँ 5 है, ये सबके लिए। ए ने जो गुड्स ले लिए, ये इसका हो नहीं गया, इस्तेमाल करे वापस दे ताकि दूसरे इस्तेमाल करे, है ना। जैसे रेलवे में टॉयलेट में रखा हुआ वो मग, हाँ लेकिन अभी भी कईयों में है, तो किसका है? किसी एक का? सबका है ना। या चलो वो तो कुछ ज़्यादा है, थोड़ा सा डीप हो गया। रेलवे में ही एसी कोच में मिलने वाला ब्लैंकेट, वो एक का ही है क्या? वो तो सबका है। तुमने इस्तेमाल करा, अब उसे पैक करके बैग में रख के घर ले जाओगे तो वो तो चोरी हुई ना। स्टेशन के आने से पहले जो अटेंडेंट है ना, सबसे ब्लैंकेट ले लेता है। अटेंडेंट को पता है कि किस पर्सन को कहाँ उतरना है, उसके बाद लिस्ट होती है पूरी, आते हैं, देखा है मैंने। तुम वो जो जनरल के टिकट लेकर और एसी कोच में जाके खड़े होकर चल जाओगे। एसी प्रॉपर एसी सर, प्रॉपर एसी। तो वो ब्लैंकेट है तो पब्लिक का। पब्लिक का मतलब है तुम्हारा पर्सनल नहीं है, वो इंडिविजिबल हुआ, ठीक है। लेकिन प्राइवेट में नहीं है ऐसा। प्राइवेट अगर हो, तुम्हें दे दिया है, जैसे राजधानी में वो जो IRCTC का जो कैटरिंग आती है, प्राइवेट है वो, तुम खाओ, तुम्हारा है, तुमसे वापस लेके किसी और को नहीं देंगे। या प्राइवेटली तुमने कोई चिप्स खरीद लिए। बात क्लियर हो गई। अगला, मोर वुलनरेबल टू एक्सटर्नैलिटीज एंड अदर इश्यूज। एक्सटर्नैलिटीज और बाकी सारे प्रॉब्लम्स, यहाँ पर इन सब का जो है थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा। गैप का मतलब क्या है कि पहले तो ये है वुलनरेबल क्या है। वुलनरेबल का मतलब एग्जैक्टली अगर देखें इसका मतलब तो है शोषण होता है, इसका मतलब, है ना। तो पब्लिक गुड्स को बनाते वक्त एक्सटर्नैलिटीज वगैरह का ध्यान रखा जाता है ताकि दूसरे को नुकसान ना हो। हाँ, दूसरे को नुकसान ना हो,
पब्लिक गुड्स को बनाते वक्त, प्राइवेट को बनाते वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। और तंबाकू बना रहे, रजनीगंधा। हाँ, और छोड़ो ये सारी बातें, ये सारी बातें तो अपनी पुरानी हो चुकी हैं। मुंह में रजनीगंधा रखने से दुनिया कदमों में हो या नहीं, लेकिन तुम 4 लोगों के कदमों के कंधों पे होगे, ये तो पक्का है। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, जैसे प्राइवेट सारे ये गुटखे, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आते हैं, सरकारी भी आने लगे तो सरकारी बीड़ी, सरकारी सिगरेट, अब तो एक्सटर्नैलिटीज की धज्जियां उड़ गई। सरकारी दारू, दारू सरकारी नहीं होती है वो लाइसेंस्ड होता है, तो उसे सरकारी ठेका बोल देते हैं। सरकार थोड़ी दारू बेचे, सरकार अपने ही दारू बेच के मतलब अपने ही पैसे को अपने ही जेब में रखेगी। भाई सरकार तो दारू इसलिए बिकवाती है दूसरों से कि दूसरे का पैसा मेरे पास आ जाए। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखो, प्रोड्यूसर्स आर नॉट मोटिवेटेड। क्या प्रोड्यूसर पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट होगा? नहीं होगा। नॉट मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस सोशली optimal amount of products if they cannot charge a positive price for them or make profits from them. Thus, there is market failure in the case of public goods. वही बात है कि प्रोड्यूसर नहीं सोशल गुड्स को जल्दी प्रोड्यूस करना चाहेगा तब तक जब तक कि उसे मनचाहा प्राइस ना मिले। जब वो चाहता है प्राइस, वो प्राइस मिलने लगेगा तो वो प्रोड्यूस कर ही देगा। और जब वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मीन्स सप्लाई नहीं हो रही है, मार्केट में पब्लिक बैठी हुई है डिमांड करने के लिए। अच्छा, मैंने तो केवल डिमांड के पर्सपेक्टिव से बताया था कि डिमांड नहीं कर रहे हैं तो मार्केट फेलियर है। डिमांड करने बैठे हैं, सप्लाई नहीं हो रही है, ये भी मार्केट फेलियर ही है ना? ये मार्केट फेलियर कहलाएगा। कितनी बातें हो गई? तीन पॉइंट हो गए कंप्लीट। मार्केट पावर, एक्सटर्नैलिटीज और पब्लिक गुड्स।
अब चौथे की बात करते हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। नंबर 4 इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लैक कर रही हो, और अगर पूरी इंफॉर्मेशन है इसका मतलब कहीं कोई इंफॉर्मेशन लैक नहीं करेगी, सब स्मूथली चलेगा। परफेक्ट इंफॉर्मेशन इम्प्लाइज दैट both buyer and seller have complete information about anything that may influence their decision making। परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या इम्प्लाई कर रहा है कि बायर और सेलर के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हर वो चीज़ के बारे में जिसके बारे में वो डिसीजन ले रहे हैं। However, the assumption is not fully satisfied in real markets because of बायर और सेलर को कंप्लीट नॉलेज है, इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद हैं, जिसको वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, है ना, जिसके ऊपर भी डील कर रहे हैं उसके बारे में अच्छी खासी सबको नॉलेज है। लेकिन ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि बायर के पास सेलर के पास पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद हो, कम ज़्यादा हो सकता है ना, या होता ही है तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन। अभी फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ों से बात करो, तुम्हारे आस पड़ोस रहते हो, तुम कोई ऐसा सामान खरीदने जा रहे हो उनके साथ जो उनके मतलब ऐसा ही कुछ सामान उनके फैक्ट्री में भी बनता है, और धड़ाधड़ बताने लग जाएंगे कि अरे इसको तो बनाने में ये लगता है, इतनी कॉस्ट लगती है, इतना बेकार है ना। दुकान पे जाके इस तरह की करने लगते हैं ना, कि दुकान वाले से, अरे चाचा हम भी इसी काम में हैं, इसी लाइन में हैं, पता है कितना लगता है सामान है। हम्म। अब वो तुरंत कह देता है, अरे भैया 500 का, मुझे पता है हम ही बनाते हैं इसे। हाँ, हर लगभग जो है मैन्युफैक्चरर वो खुद ही, उसे आइडिया है तो इन्फॉर्मेशन है सारी, लेकिन क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसे भी है?
नहीं है ना? क्या रीजन है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना होने के? पहला है कई बार कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है प्रोडक्ट में, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। दूसरा डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन। हम्म। अगला डेलिब्रेट मिस इंफॉर्मेशन बाय इंटरेस्टेड पार्टीज। अब यहाँ पर क्या क्या लिख दिया, बहुत सारी बातें आ गई है। तो पहला तो लिखा है कॉम्प्लेक्सिटी, डिफिकल्टी और मिस इंफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्सिटी, डिफिकल्टी और डेलिबरेट मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस इंफॉर्मेशन, सॉरी। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम कहेंगे कि किसी भी बायर को या सेलर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना मुमकिन नहीं है। एक आध एक्सेप्शंस आ जाए तो बात अलग है। एक आधा कोई होता है ना जिसके पास तुम बैठ जाओ, कुछ भी बात करने लगो उसके बारे में, ऐसे ऐसे ज्ञान देने लगेंगे, लगेगा कि अभी अभी किताब रट्टा मार के आया है ये बंदा। मेरे जानकारी में एक है, उनसे कोई भी बात करने लगो तो पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोडक्ट के अपने मैन्युफैक्चरिंग जो है कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जटिल है, समझने लायक जल्दी समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है कि समझने लायक है ही नहीं, जल्दी समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे कि तुम लोग जानते हो कि तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो क्या कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर के अंदर की सारे सब कुछ तुम्हें आइडिया है अच्छे से? नहीं ना। तुम कितना भी कंप्यूटर जानते हो, लेकिन जैसे ही वो कंप्यूटर अंदर से बॉक्स खुल के बाहर आया, सारा का सारा दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, होगा ना? एक, हाँ, जो कि अब डिसएसेट्स हो चुका है। अच्छा, ऐसे ही एक बाइक राइडर खूब बाइक चलाता है, खूब स्टंट मारता है, खूब हाथ पैर तोड़ता है अपने, लेकिन क्या होता है, बाइक के बारे में सब कुछ पता है,
ये जो रिव्यूज़ करते हैं, मोबाइलों के रिव्यूज़ करते हैं, बाइकों के रिव्यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड चेपते हैं, ये सुन हम लोगों ने पहली बार सुने होते हैं। लेकिन क्या उन्हें भी उस सब के बारे में अच्छे से नॉलेज है? उन्हें तो एक स्क्रिप्ट लिख के दे दी होती है, और यही बोलो। कोई चीज़ का डिफरेंस पूछ लें तो शायद कोई बता पाए और कोई बता ही ना पाए, होगा ना ऐसा? ये अच्छा, दूसरा है डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन। सही इंफॉर्मेशन पाने में भी तो मुश्किल आ सकती है, मिल भी रही हो तो हमें नहीं पता। तीसरी बात, डेलिब्रेट मिस इंफॉर्मेशन बाय इंटरेस्टेड पार्टीज, जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दे दें तब। फिर हो गया ना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही, गलत इंफॉर्मेशन देना भी तो इनकम्प्लीट हो गया। ये ऐसी छोटी मोटी बातें मौजूद थी। हाँ, तो अभी इसमें हमने इंफॉर्मेशन में दो बातें देखनी है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में 2 पॉइंट लिखवाए ना। हम्म, तो वो सारी चीज़ें भी अभी हमें अच्छे से ध्यानपूर्वक समझनी है। करें स्टार्ट। कितना रहता है चैप्टर अभी? ये यूनिट कितना बाकी रहता है? इसके बाद हमें वो दोनों पॉइंट्स पढ़ने हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के। बचा हुआ है। हम्म, चलिए देखें। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वर्ड बनाए सिमेट्रिक से। सिमेट्रिक का मतलब, ये तो असिमेट्रिक है ना। अगर सिमेट्रिक देखें तो सेम, बराबर कह सकते हो, तो वो सिमेट्रिक है। और असिमेट्रिक का मतलब जो बराबर नहीं है। तो देखें, सिमेट्रिक का मतलब, मान लो कोई बायर है, ये 4 पेन खरीदना चाह रहा है। टेलर है, 4 ही पेन हैं इसके पास बेचने के लिए। ये हो गया सिमेट्रिक है, हो गया ना। अब असिमेट्रिक क्या है? ये बायर है, 4 पेन बेचना चाहता है। टेलर है, इसके पास ज़्यादा है। इन दैट केस ये कुछ कम ज़्यादा हो गया, ये असिमेट्रिक है।
तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, बायर या सेलर, है ना। और इधर बायर के पास कम है तो सेलर के पास मान लो ज़्यादा है, या सेलर के पास कम है तो बायर के पास ज़्यादा है। ये हो गया असिमेट्रिक। बढ़े आगे। इसी के नीचे यहाँ पे लिखोगे इट अकर्स when there is an imbalance in information between the buyer and seller। इंफॉर्मेशन का बैलेंस अगर बिगड़ गया, तो मैंने तो तुम्हें यहाँ सिमेट्रिक और असिमेट्रिक बताया ना। अब असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है और किसी के पास कम है। एग्जाम्पल के तौर पे लैंडलॉर्ड्स नो मोर अबाउट देयर प्रॉपर्टी देन टेनेंट। एक बायर बायर कर रहा हूँ, लैंडलॉर्ड अपने प्रॉपर्टी के बारे में टेनेंट या बायर हाँ बायर लिख लो यहाँ, उससे ज़्यादा ही जानता होगा ना। ये असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कही जाएगी। अब बात आती है कि जो बायर की तरफ से रीपे करना है, अगर मतलब प्रॉपर्टी की पेमेंट करनी है, तो पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से किसे पता है, लैंडलॉर्ड को या बायर को? बायर को ही पता है ना कि उसकी अपनी कैपेसिटी कितनी है पे करने की। बोरोअर या बायर हैं knows more about their ability to repay। तो बायर जो है वो ज़्यादा अच्छे से जानता है कि वो कितना रीपे कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो हर एक के लिए अलग अलग जो है असिमेट्रिक बन रहा है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन्हीं सभी के बेसिस पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दो हिस्सों में बांट दी गई है। एडवर्स सिलेक्शन
और मोरल हजार्ड। तो इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बता दूँ।